गुड इवनिंग क्लास। अच्छा, ज्योग्राफी में हमने ये वायुमंडल की परतें देख रहे हैं। कहने का मतलब वायुमंडल संरचना देख रहे थे ना। तो संरचना में हमने दो परतें देख लिया है कि एक हमने क्षौभ मंडल देख लिया है, दूसरा हमने सप्ताह मंडल देख लिया है। अब हमें तीसरा मंडल पढ़ना है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। जैसे हमने दो मंडलों का अच्छे से एकदम पूरा बढ़िया से ऑपरेशन कर दिए हैं, बढ़िया से उसको एकदम ऑपरेट कर दिए हैं। आपने मतलब देखा होगा कि उसमें हमने जितने भी जैसे सम्मेलन हुए थे, सम्मेलन को भी हमने देखा। क्षोभ मंडल में कैसे कैसे सारी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी कितनी घटनाएं होती हैं, जेट स्ट्रीम कहाँ पर चलती है, आंधी तूफान कहाँ पर आते हैं, सारी की सारी चीजें हम क्षोभ मंडल में देख लिए थे। अब देखो, क्षोभ मंडल में आपको ये भी दिखाया गया कि मतलब मोटाई कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर मोटाई कम होती है, क्यों मोटाई ज्यादा होती है, क्यों मोटाई कम होती है, सारी की सारी चीजें हमने विद कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ताकि हम मतलब आगे उस आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, आपका खत्म कर दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज हमें क्या पढ़ना है, मध्य मंडल पढ़ना है। और मध्य मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फीयर। तो पहले हम आज हेडिंग बनाएंगे मेसोस्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम संगठन के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि ये आता है अपने किसमें, होमोस्फीयर में आता है, ना कि हेट्रोस्फीयर में आता है। समझ गए? हेट्रोस्फीयर में हम आयनोस्फीयर से पढ़ना शुरू करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम कहते हैं मेसोस्फीयर पढ़ेंगे भैया। और मेसोस्फीयर में आपको बढ़िया से समझना है कि कैसे ये मेसोस्फीयर है। समझो, पहले हम पहले पॉइंट में क्या देखते हैं, तो हमने कहा पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, ऊंचाई देखते हैं। तो बाबू ऊंचाई कहां से देखते हैं, जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी है, तो पहला वाला जो मंडल होगा इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ये समताप मंडल। अब ये तीसरा मंडल आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मंडल का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बाबू, मध्य मंडल नाम देंगे। पहले वाले को हम क्या कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। अच्छा, क्यों इसको समताप मंडल कहा जाता है हम समझ गए हैं। ये है अपनी पृथ्वी, समझ गए? अच्छा, अगर कोई कहे कि ये जो एटमॉस्फेयर है, कहने का मतलब ये जो वायुमंडल बधा हुआ है पृथ्वी से, ये कौन से बल के द्वारा बधा हुआ है, तो हम कहेंगे ये बधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। और ये मैं आपको बात बता चुका हूं, ठीक ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये बधा हुआ होता है। समझ गए? ये मैं आपको बता चुका हूं कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, इसलिए आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप केवल पहला वाला लेक्चर देखिए, आप वहां को सबकी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। समझ गए? आज हम दूसरे पे आ रहे हैं, कहां, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। हमने जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखी थी औसत में इसको हमने देखा था 12 से 13 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर, सॉरी 13 किलोमीटर। और हमने जब समताप मंडल वाले में देखा था तो ये ऊंचाई हमें 50 किलोमीटर तक नजर आ गई थी। अब हम अगर से यहां पर देख रहे हैं मध्य मंडल वाला, तो मध्य मंडल वाले में याद रखे रहना 80 किलोमीटर तक होती है। 80 किलोमीटर कहां से, पृथ्वी की सतह से। समझ गए? 80 किलोमीटर कहां से होगा, तो हम कहेंगे पृथ्वी की सतह से मापी जाती है। समझ गए? जब पेपर में आता है तो पृथ्वी की सतह से ही पूछता है। अगर स्पेशली पूछता है कि ये बताओ मध्य मंडल की मोटाई कितनी होगी, तब आपको बताना होगा इसमें से 50 माइनस कर देना 80 में से, तो ये आपको लगभग कितना मिल जाएगा, 30 किलोमीटर की मतलब मोटाई इसकी मिल जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बातें आपको वहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भैया मध्य मंडल कहां तक पाया जाता है, तो हम कहेंगे 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मंडल हमें मिलता है। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मंडल हमें मिलेगा। इसकी क्या खासियत है बाबू, जैसे हमने कहा कि हम जितने भी मंडल थे सभी में हमने देखा, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तापमान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी।
फिर हमने देखा समताप मंडल में, समताप मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान में वृद्धि हो रहा था। अब अगर बाबू मेसोमंडल मतलब मेसोस्फीयर की बात आती है, मतलब मध्य मंडल की बात आती है, तो हम कहेंगे इसमें भी तापमान में कमी होती है। तो बाबू यहां पर हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर तापमान में क्या होता है बाबू, तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। ये बात आपको याद रख लेनी है, तापमान में क्या होती है, कमी होती है। अच्छा कैसे सर तापमान में कमी होती है? पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य मंडल होता है ये सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल होता है, या सबसे ठंडी परत होती है। यहां का जो तापमान होता है सब लिखेंगे इसमें, समझ गए, यहां पर लिखेंगे हम सबसे ठंडा मंडल है ये, सबसे ठंडा का कहने का मतलब पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल या सबसे ठंडी परत या सबसे ठंडी परत होती है। तो बाबू अब बात ये भी आ जाती है इसमें कि अगर सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडी परत है, तो यानी क्या हुआ? तब बाबू पूछेगा ना आपसे कितना ठंडा, तो हम कहेंगे ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का इसका तापमान होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे ठंडा मंडल होता है मध्य मंडल होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। इतनी बात अगर आपको पता है तो हम थोड़ी और आगे चलेंगे। 3-4 बातें हो गई ना कि मध्य मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो हम कहेंगे 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर हम कहेंगे बताओ ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, तो हम कहते हैं ऊपर जाने में तापमान में कमी होती है, ठीक ना। और हमने ये देखा कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल होगा या ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होगी। ये 3 बातें हमने देख लिया। कितना बाबू ठंडा होगा, तो हम कहेंगे भैया देखो ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान होता है। और बाबू कुछ खासियत बात है। अब हम कहते हैं ये जो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल ये है मध्य मंडल। अब मध्य मंडल का ये जो एकदम ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला, समझ गए, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, तो हम कहते हैं भैया इसको हम कहते हैं करमान लेयर के नाम से जानते हैं। क्या? तो हम कहेंगे करमान लेयर के नाम से जानते हैं। ये है बाबू करमान लेयर। ये भी आपको याद रखना है कि करमान लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है कि मध्य मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल का एकदम जो आउटर लेयर हुआ, मतलब आउटर का मतलब एकदम बाह्य परत, उसको आपको क्या बोल देना है, करमान लेयर बोल देना है। समझ गए? कौन सा लेयर बोलोगे? करमान लेयर बोल देना है। और समझ गए? और इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य सीमा के नाम से भी जानते हैं। क्या? हम कहेंगे मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसी मध्य सीमा को बोलते हैं मेसोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? हम मेसोपॉज के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अगर जिनका नहीं क्लियर होगा, ये सारी बातें कहां पर आएंगी, तो हम कहेंगे ये सारी की सारी बातें आने वाली है ग्राफ में। समझ गए? अभी एक बार मैं पूरा फिर से लूंगा, पूरा ग्राफ में ये बताऊंगा। तो पहले समझो, मध्य मंडल का जो ऊपरी लेयर होता है, समझ गए, जहां से दूसरा मंडल स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, करमान लेयर के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे बाबू इसी को हम मध्य सीमा के नाम से भी जानते हैं, और मध्य सीमा को अंग्रेजी में मेसोपॉज कहा जाता है। क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात यहां और क्वेश्चन पूछता है, ये जो समताप मंडल होता है, ये बताओ मध्य मंडल से अगर से अलग होगा तो यहां पर एक ऐसे सीमा बनती है। समझ गए? एक ऐसे सीमा बनती है। ये सब सीमा मैं अभी एक बार अलग से बनाऊंगा। समझ गए? तो हम कहेंगे इस वाली सीमा को हम क्या नाम देते हैं, तो हम कहते हैं इस वाली सीमा को हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज।
और स्ट्रेटोपॉज को हम क्या बोलते हैं? समसीमा के नाम से जाना जाता है। ये समसीमा, समझ गए? आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि मध्य मंडल समताप मंडल से किस सीमा से अलग हुआ है, तो हम कहेंगे सम सीमा द्वारा अलग हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। एक दो बार अपने नाम से बोलो, स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलोगे? स्ट्रेटोपॉज। ऐसे हम यहां पर बोलेंगे मेसोपॉज। अच्छा, तो भैया सब क्षोभ सीमा वाला भी हमने पढ़ा है, तो क्षोभ सीमा वाला किससे अलग होता बाबू? तो हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या इसको बोलते हैं हम? ट्रोपोपॉज बोला जाता है, ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज का मतलब बाबू क्या होता है? तो हम कहते हैं ये क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, या इसी को हम कहते हैं, चाहे सीमा बोलते हैं चाहे हम विराम का नाम देते हैं। तो ये भैया आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको भी पता होना चाहिए। पूछता है ये कभी कभी क्वेश्चन कि समताप मंडल मध्य मंडल से किस सीमा से अलग होता है, तो भैया सम सीमा से अलग होता है, मतलब स्ट्रेटोपॉज से अलग होता है, ठीक ना। और अगर मध्य मंडल और इसके ऊपर अब आएगा आपका आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर और मध्य मंडल के बीच में क्या होता है? कर्मान लेयर होता है, या मध्य सीमा होता है, या उसी को मेसोपॉज का नाम दिया जाता है। अरे घबराओ मत, ये सब सारी चीजें अभी और क्लियर आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी भैया यहाँ रूल तो बनाने ही पड़ेंगे ना, क्या इसमें डालने क्या इसमें ना डालें। अच्छा, अब बात आती है ये जो कर्मान लेयर होती है, सर इसको पढ़ा क्यों रहे हो? कर्मान लेयर, कर्मान लेयर, कर्मान लेयर। चलो बताते हैं आपको कर्मान लेयर क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये है बाबू कर्मान लेयर। समझ गए कौन सा लेयर है ये? कर्मान लेयर। आपने सुना होगा उल्का पिंड का नाम सुना होगा, उल्का पिंड का नाम सुना होगा, उल्का पिंड। समझ गए? जिसको हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। सुने हो ना कि जैसे हम कहते हैं कोई मर गया तो वो उसका जान निकल के जा रहा है, और हम लोग इतने अंतर्यामी होते हैं कि कोई मर जाता है तो उसके जान को देख लेते हैं कि देखो ये मरा और इसके जान निकल गए, ये जा रहा है इसका जान। समझ गए? हम लोग इतने अंतर्यामी इंसान हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए कि वो कोई मरता नहीं है, वो क्या होते हैं? ऊपर से उल्काएं आती हैं, और जो उल्का पिंड आता है और ये जो कर्मान लेयर होता है, जब ये इससे पास होता है तो इसी कर्मान लेयर में ये अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि कर्मान लेयर में गैसें थोड़ी डेंस होती हैं, और वहां पर क्या होता है? फ्रिक्शन थोड़ी ज्यादा लगता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल ज्यादा लगता है, और इस उल्का पिंड को इतना ज्यादा रगड़ देती है, इतना ज्यादा रगड़ देती है कि इसका इतना ज्यादा रगड़ देती है कि इसका जो फेस होता है वो लाल हो जाता है। लाल होने का मतलब खत्म हो जाता है, जल जाता है। समझ गए? इसीलिए उल्का जो पिंड होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। फिर से समझो सर, अभी नहीं समझ में आया। ये उल्का पिंड आया कहां से? देखो बाबू, उल्का पिंड आया कहां से, अब ये समझते हैं। समझना बढ़िया से। जैसे देखो अपना ये सन है, ये क्या है? हम कहेंगे ये सन है, और सन अगर से होगा, पहले एक ग्रह होगा बुध, फिर होगा शुक्र, ऐसे ऐसे करके ग्रह बने होंगे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि और क्या आता है, फिर ऐसे हम कहते हैं ये आता है मास आपका, ठीक ना। फिर ऐसे आप कहेंगे यहां पर आ गया पृथ्वी आपका, ठीक ना। फिर यहां पर आ गया आपका बृहस्पति आपका, ऐसे ऐसे करके बना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर क्या होता भैया? तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि इन्हीं बृहस्पति जहां पर आपका बृहस्पति ग्रह होता है, इसके बीच में ऐसे करके एक आपका क्या पाया जाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्र ग्रहों वाला एक बेल्ट पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र बेल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्षुद्र बेल्ट के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो ये जो क्षुद्र बेल्ट होता है ये क्या करता है? यहां से सारे की सारी चीजें क्या आती हैं? सारी यहां से होते हैं। ऐसे ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लिख लो यहां पर होते हैं क्षुद्र ग्रह। समझ गए? क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? या मतलब यहां पर ये होते हैं छोटे छोटे पिंड होते हैं। पिंड का मतलब ये होता है बाबू, पत्थर के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी है बहुत बड़ा सा पिंड है, ऐसे वहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं? पिंड होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो होता है बृहस्पति और मार्स के बीच में पाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं? जो बृहस्पति और मार्स होता है ना, इसको पकड़ के बांधे रहता है। जो बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसको अपनी तरफ बहुत बढ़िया से खींच के बांधे रहता है।
लेकिन कभी कभी घूमते 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 एकाक जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण से निकल जाते हैं, और जब निकलते हैं तो ये कहाँ की तरफ भागते हैं, तो हम कहते हैं बाबू ये पृथ्वी की तरफ निकल के भागना शुरू कर देते हैं। और जब ये पृथ्वी की तरफ निकल के भागना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रह हुआ, जो ये क्षुद्र ग्रह हुए, ये पृथ्वी को अगर ऐसे हिट करेंगे, हम कहेंगे कि उल्का पिंड गिर गया। समझिए क्या गिर गया, तो हम कहेंगे उल्का पिंड गिर गया। तो ये चीजें आपको समझनी है केवल, समझ गए। अगर ये पूछेगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहना कि मतलब कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये बेल्ट पाया जाता है। ये बात आपको बढ़िया से याद रखनी है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं यहीं से ये निकलता है, यहीं से निकलता है ये उल्का पिंड। समझ गए, जो यहां से पिंड होगा वो जब निकलता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उल्का पिंड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, तो हम कहेंगे उल्का पिंड का नाम देते हैं। और यही उल्का पिंड क्या करता है, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, देखो ये क्या है, तो हम कहते हैं ये पृथ्वी है और ये मंगल ग्रह है। समझ गए, सबसे ज्यादा इसी मंगल ग्रह पे पड़ता है, और मंगल ग्रह पे इसीलिए लाइफ नहीं है। पहले मंगल ग्रह पे भी लाइफ था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे उल्का पिंड क्या हो गए, गिर गए, क्योंकि उसके पास इतना एटमॉस्फेयर नहीं था, उसके पास वायुमंडल इतना नहीं था कि वहां से क्या करे, फ्रिक्शन से रोक ले। समझ गए, इसीलिए मंगल ग्रह पर क्या नहीं है, तो हम कहेंगे मंगल ग्रह पे इसलिए लाइफ नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर अभी है। अब यहां से ऐसे एस्ट्रॉयड टूटता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब कहने का मतलब क्षुद्र ग्रह निकलते हैं, और जब क्षुद्र ग्रह निकलते हैं तो यहाँ पर आके हिट करने के लिए निकलते हैं। अब ये बाबू कोई कोई बहुत बड़ा होता है, समझ गए, घूमते घूमते रहता है तो भगा जाता है, वहां से निकल जाता है, और जैसे ही वहां से निकलता है तो कहाँ भाग के आता है, पृथ्वी की तरफ भाग के आता है। कुछ मंगल ग्रह पे टकरा जाते हैं, कुछ पृथ्वी की तरफ भाग आते हैं। तो जो लोग पृथ्वी की तरफ भागते हैं, जो काफी बड़ा होता है उल्का पिंड, मान लो कि काफी बड़ा उल्का पिंड है, तो वो क्या करता है भैया, वो आके सीधे पृथ्वी पर टकराता है। और जब वो पृथ्वी पर आके टकराता है तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जैसे हमने कहा ये है पृथ्वी का वायुमंडल। अब जो ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये क्या करेगा, ये बाबू यहां पर इनको ना, इसमें छोटे छोटे गैस के कण होंगे। वायुमंडल में क्या है, धूल होंगे, गैस के कण होंगे, यही सब तो होंगे। जब ये इनसे ऐसे पास होता है तो ये एकदम पूरा रगड़ खा जाता है। क्या खा जाता है, एकदम रगड़ खा जाता है, क्योंकि ये इतनी स्पीड से आते हैं कि ये वायुमंडल को फाड़ना चाहते हैं। तो वायुमंडल क्या करता है, इनकी स्पीड की वजह से इनको इतनी तेज से रगड़ देता है कि ये बेचारे एकदम पूरे चिकन हो जाते हैं। चिकने हो जाते हैं मतलब एकदम पूरे साफ हो गए, पूरा एकदम मतलब पूरा काच दिया इनको, मतलब खरोच दिया एकदम पूरा। और खरोचते खरोचते इतना खरोच देगा कि ये बचेंगे ही नहीं, पूरा का पूरा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा नष्ट कहां पर होते हैं, तो हम कहते हैं कर्मान लेयर में होते हैं। इसीलिए कर्मान लेयर हम पढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसीलिए हम यहाँ पर कर्मान लेयर पढ़ रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है कर्मान लेयर पढ़ने का। समझ गए, तो सबसे ज्यादा उल्का पिंड कहां पर जलेंगे, कर्मान लेयर में। तो अरे बाबू, अब आप कहेंगे कि जब अगर पृथ्वी के ऊपर से अगर कोई चीज आ रही है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको एकदम पूरा रगड़ के खरोच के एकदम पूरा साफ कर दे रहा है। तो ये बताओ मेरे को, तो जो यहां से एरोप्लेन जाएंगे तो बताओ क्या वो नहीं खरोचे जाएंगे, क्या वो नहीं सड़ेंगे, मतलब कि वो नहीं एकदम पूरा साफ होंगे। तो बताओ क्या किया जाता होगा कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात तो आप बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन था आपका ये, समझ गए, उसको भी समझते हैं। पहले ये बताओ उल्का पिंड समझ में आ गया। अच्छा, अभी और समझना उल्का पिंड में, तब उस पर आते हैं हम। उल्का पिंड जब, अब वहां पर क्या होता है, जब एकदम पूरा बहुत तेजी से घर्षण होता है, जब बहुत तेजी से उसमें फ्रिक्शन होता है, तो वो क्या होते हैं, एकदम पूरा जल जाते हैं, पूरा उनमें से आग निकल जाता है। तो हमें ये लगता है कि हम कहते हैं कि देखो ये क्या है, ये कोई मरा और उसका जान निकला, और निकलते हुए क्या हुआ, एकदम पूरा चमक उठा। समझ गए, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है, तो हम कहते हैं ये उल्का जल रहा होता है। क्या जल रहा होता बाबू, ये उल्का पिंड जल रहे होते हैं, जिनको पृथ्वी का वायुमंडल क्या करता है, रगड़ देता है, खासकर कर्मान लेयर में रगड़ देता है। समझ गए, ये बात हम समझ गए कि इसमें उल्का पिंड जलते हैं ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, उल्का पिंड जलते हैं। तो आपसे ये पूछेगा, बताओ कि वो कौन सी परत में या कौन से मंडल में उल्का पिंड जलते हैं, तो आपको बताना है
हम कहाँ बताएंगे, मध्य मंडल या बताएंगे करमान लेयर में जलते हैं। समझ गए सर? ऊपर जाने पर तो वह गैसें हल्की हो जाती हैं। हाँ बाबू, ऊपर जाने पर गैसें हल्की हो जाती हैं, आप एकदम परफेक्ट हो। तब सर कैसे ये जला देती हैं? बाबू देखो, बात उसमें ये होती है, हल्की जरूर होती हैं, लेकिन जो इसके ऊपर मतलब कि मंडल बने हैं उनसे यहाँ पर भारी गैसें होती हैं। जो इनके जैसे और ऊपर जाओगे तो आपको हीलियम और हाइड्रोजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हीलियम और हाइड्रोजन मिलेंगे। लेकिन बाबू जब हम मध्य मंडल में मिलते हैं तो ऊपर की तुलना में यहाँ पर गैसें क्या होती हैं, थोड़ी भारी होती हैं। इसीलिए बाबू इस मंडल में सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। समझ गए कि नहीं? आपसे ये भी पूछेगा, ये बताओ कौन से मंडल में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम कहते हैं मध्य मंडल में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कौन से मंडल में? तो हम कहेंगे मध्य मंडल में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यानी अगर हमें ऊपर जाना होगा तो हमें भैया अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैसें क्या होती हैं, तो हम कहते हैं भैया गैसें यहाँ पर भारी होती हैं। अच्छा, तो परतें कैसी होती हैं? बाबू गैसें भले भारी होती हैं लेकिन परत यहाँ पर क्या होगी, पतली पाई जाती है। परत लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है, पतली पाई जाती है। याद रख रहे ना ये सब चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको ये समझाऊंगा, थोड़ी सी ये समझना है कि जो जहाज वहाज लगे होते हैं तो उनमें क्यों इतना घर्षण नहीं होता है। बाबू जो जहाज होता है ना उसके ऊपर ना एक लेयर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिरेमिक लेयर या कार्बन कंपोजिट लेयर। समझ गए? या निकिल एलॉय। ये सारे जहाजों के ऊपर एक लेयर लगा दिए जाते हैं और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से निकलते हैं तो ये उतना तेज, पहली बात यहाँ पर क्या नहीं कर पाता है, ये घर्षण नहीं कर पाता है। मतलब घर्षण तो करता है लेकिन ये घर्षण से कटते नहीं है। समझ गए? वो थोड़ी मजबूत होते हैं। क्या हमने कहा, क्या लगा के जाते हैं जहाजों पर, इसीलिए जहाजों पर क्या लगाए जाते हैं, जहाजों पर या रॉकेट, जहाजों, रॉकेट, मिसाइल, ठीक ना, इनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, सेरेमिक लेयर लगाए जाते हैं। समझ गए बाबू? या तो क्या लगाए जाते होंगे, कार्बन कंपोजिट, कार्बन कंपोजिट। ये बाबू सब एक प्रकार के समझ जाओ कि धातु बनाए जाते हैं। यह बाबू ना निकिल एलॉय, निकिल एलॉय का मतलब क्या होता है बाबू, निकिल का उपधातु होता है, निकिल का उपधातु होता है ये। मतलब इनसे बनाए जाते हैं और इन्हीं के लेयर को जहाजों के ऊपर क्या होता है, लगा दिया जाता है। जब जहाजों के ऊपर इनको लगा दिया जाता है तो जब ये बाहर जाते हैं बाबू ना अंतरिक्ष में, तो इन पे जब फ्रिक्शन पड़ता है तो उतना असर नहीं करता है, पूरे एकदम स्लिप करके वो सब निकल जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा कल्पना चावला का नाम। कल्पना चावला वाली दुर्घटना तो सभी लोगों ने सुना होगा। उनका क्या हुआ था, उनका जो मतलब कि मान लो उनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसके ऊपर क्या लगाया गया था, सिरेमिक लेयर लगाया गया था। और यही सिरेमिक लेयर क्या हुआ गया था, किसी वजह से वहां पर थोड़ा सा लीकेज पड़ गया, और जब लीकेज पड़ गया तो वहीं पर क्या हुआ, पूरा का पूरा एकदम रगड़ खा गया। और रगड़ खाने के बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हुआ था, एकदम पूरा जल गया था। और इसीलिए वो इस तरह से हुआ था कि मतलब पूरा का पूरा उनका स्पेस क्राफ्ट ही नष्ट हो गया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी थी। समझ गए? अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो, मध्य मंडल में इतनी ही चीजें हैं, बाकी अगले मंडल में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें थोड़ी से ध्यान दिए रहना। ये जो होता है ना जहाजों के ऊपर रॉकेट, मिसाइल, ये सब होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हीट शील्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हीट शील्ड होता है किसका बना होता है, सिरेमिक लेयर का, कार्बन, ये सब चीजों का बना होता है। तो थोड़ी याद रख लेना, एक प्रोफेशनल वर्ड इसके लिए, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।